जय भारती बच्चों, आदिकाल हो गया था ना और भक्ति काल भी हो गया था। आज हम सब पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रीतिकाल का टाइम है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक, इसमें देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुसलमान साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। ठीक है, वह वैभव के शिखर पर था। जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जो कृष्ण और राधा भक्ति के आलंबन थे वही अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन आया। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई, इसी कारण इसे रीति काल कहा जाता है। रीति ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। एक वे जो अलंकार पर आधारित हैं और दूसरे वे जो रस पर। यहाँ संस्कृत की परंपरा का पालन दिखाई पड़ता है। केशव, भूषण और राजा यशवंत सिंह अलंकारवादी कवि थे। मतिराम, देव और पद्माकर ये रसवादी कवि थे। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का विशद वर्णन किया है। कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है। बिहारी और घनानंद के नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में कुछ भक्ति, नीति तथा वीर काव्य की भी रचना हुई। भूषण हैं गोरेलाल और सूदन। केशव, भूषण, राजा यशवंत सिंह के अलावा आप देख रहे हैं ना, भूषण, गोरेलाल और सूदन वीर रस के कवि थे। वृंद, गिरिधर और दीनदयाल ये जो है नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति का नाम प्रसिद्ध है। इस काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं निम्नांकित हैं। देखिए, रामचंद्रिका कविप्रिय केशवदास की है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी छत्रसाल दशक भूषण की है। रसराज ललित ललाम सतसई मतिराम की है। एक सतसई बिहारी की भी है, सतसई मतिराम की भी है। पद्माभरण जगत विनोद गंगालाई ये पद्माकर की है। आइए आगे देखते हैं। रीति काल के कवि प्रायः राज्याश्रय में रहते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति भी मिलती है। प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिकाल की जाने, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रमुखता रही। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक प्रसार था। सवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग किया गया। यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। कला पक्ष की प्रधानता आदि इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल की देन, इस युग की प्रमुख देन यह है कि ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हुई है। अर्थ गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म व्यंजन आदि की दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। घनानंद की लाक्षणिक तो अद्वितीय है। कवित्व, सवैया और दोहा मुक्तक काव्य रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। इस प्रकार ये रीतिकाल भी समाप्त होता है। आधुनिक काल जाने 1843 ईस्वी से आज तक। आइए इसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने संवत 1900 विक्रम से माना है। आधुनिक काल गद्य काल, नवीन विकास का काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी बोलेंगे, नवीन विकास का काल या पुनर्जागरण काल आदि इस काल के कुछ प्रमुख नाम हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी धारा तथा नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु युग में। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग है ना, उसको देख रहे हैं। भारतेंदु
भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। रीत काल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को फिर स्थापित किया और जन भावना को वाणी दी। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा की ही प्रधानता रही। काव्य विषय की दृष्टि से भी नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि का विकास हुआ, वहाँ काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि विषयों का समावेश हुआ। अब द्विवेदी युग की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रियप्रवास नामक महाकाव्य की रचना इसी युग में की। गुप्त जी ने अपने खंड काव्यों की भी रचना की। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मक तथा वर्णन प्रधान थी। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य द्विवेदी को ही है और इसी कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अब पढ़ते हैं आधुनिक युग में छायावादी युग। छायावादी युग, ये द्विवेदी युग के बाद छायावाद का युग आया। ऐसा लगता है मानो विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता यानी कि आत्मक रचनाएं, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा और नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। छायावादी काव्य में अनुभूति एवं भावुकता के साथ चिंतन की भी प्रधानता है। जीवन की चिरंतन समस्याओं पर भी इस युग के कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्य में मिलती है। छायावादी युग प्रधानता मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। निराला और महादेवी के काव्य में गीत का सुंदर विधान है। रामकुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली को संवारने में ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का संपूर्ण श्रेय इस युग को है। प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्श और नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवीय कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही न रह गया। फलतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अतिकाल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। कार्ल मार्क्स के काव्यकृति है। तुलसीदास की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लोक संग्रही चरित्र को काव्य का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की। सगुणोपासना की दूसरी शाखा कृशास्त्रीय शाखा कहलाती है। ये रुक जाओ बेटा, ये गलती से इधर हो गए। हाँ, यहाँ तक हुआ था ना। अब इसके बाद देखते हैं साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी कपड़ा, ये सब हम किस में पढ़ रहे थे, यहाँ प्रगतिवादी में। तो ये देखिए
प्रगतिवादी में साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या और मजदूरों, किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सीधी सादी अनलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना इनकी विशेषता है। प्रगतिवादी कवियों में पंत, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अंचल रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल मुख्य हैं। इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रखर है। प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। है। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिकोण आदि इस प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता का युग पढ़िए। प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता का युग। देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। तार सप्तक में सप्त कवियों की रचनाएं हैं। इन्हें अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा था। ये संत कवि थे। अज्ञे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ठीक है, नेमचंद, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसके 7 कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद के समर्थन में कुछ पत्र पत्रिकाएं भी निकली। कुछ प्रयोगवादी कवियों के कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। अज्ञे रचित हरि घास पर क्षण भर सुनहरे सवाल, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र गीत परोस था, खुशबू के शिलालेख पर, गिरिजा कुमार माथुर की धूप के धान, शिला पंख चमकीले, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा है, कनप्रिया आदि उल्लेखनीय है। घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश मतलब अनपढ़ विरूप का चित्रण है। विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कटुक्ति प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आइए आगे देखते हैं। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन कवियों ने नए प्रयोग किए। साहित्यिक हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला तथा अन्य आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया। यह कविता मुक्तक शैली में रची गई है। नवीन बिंब योजना तथा नवीन उपमानों का प्रयोग है। लालटेन से नयनदीप, हड्डी के रंग वाला बादल, मजदूरनी सी रात आदि भी इसकी विशेषता है। लालटेन से नयनदीप, हड्डी के रंग वाला बादल, मजदूरनी सी रात आदि भी इसकी विशेषता। प्रयोगवादी कविता ने हिंदी काव्य को एक नई सशक्त भाषा दी तथा उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि की है। प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की 10 वर्षों की काव्यधारा में जो नवीनतम प्रयोग हुए उन्हें कविता कहा जाता है। प्रयोगवादी कविता में भावाभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से हुई है और प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन मिलता है। मनुष्य के मन में यथार्थ और अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी काव्यधारा सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। नई कविता की आधारभूत विशेषता है कि वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी नहीं है और वर्तमान जीवन के सभी स्तरों की यथार्थ को नई भाषा, नवीन अभिव्यंजना विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में संलग्न है। हिंदी का यह नया काव्य कविता के परंपरागत स्वरूप से इतना अलग हो गया है कि इसे कविता न कहकर अकविता कहा जाने लगा है। फिर से एक बार देखें, ये देखिए, हिंदी का यह नया काव्य कविता के परंपरागत स्वरूप से इतना अलग हो गया कि इसे कविता न कहकर अकविता कहा जाने लगा है। तो इसी पे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास समाप्त होता है। एक बार ज़रूर पूरा जो है पढ़िएगा, ठीक है, किताब लेकर के पढ़िए और समझिए। बाकी क्लास में आएंगे फिर बताएंगे। थैंक यू।